जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट जीके में। साथियों, आज हम लोग 6 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ये एनालिसिस MCQ फॉर्मेट में होंगी ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहे और साथ ही साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ये वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हेन वाज PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंपोनेंट लॉन्च्ड। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन कंपोनेंट कब लॉन्च हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जनवरी 1 2010, सेकेंड ऑप्शन है अगस्त 15 2018, थर्ड ऑप्शन है मार्च 31 2020 और लास्ट ऑप्शन है साथियों आपके लिए 25 जून 2015। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंपोनेंट कब लॉन्च हुआ था। इसका कॉन्टेक्स्ट, इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट अभी हम लोग आंसर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन कंपोनेंट कब लॉन्च हुआ था। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा जून 25 2015 को ये प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन कंपोनेंट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अर्बन कंपोनेंट था वो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। तो न्यूज़ में इसलिए था साथियों क्योंकि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला है कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनेंगे उन सब में लोगो होना चाहिए। इसीलिए ये जो न्यूज़ थी ये प्रधानमंत्री आवास योजना वाली वो इम्पोर्टेंट हो चुकी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अर्बन एरिया में जितने भी घर बनेंगे उन सब में लोगो रहेगा ताकि बेनिफिशियरी को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज है उसको डील करने के लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था। गोल ऑफ एड्रेसिंग अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग लेस प्रिविलेज्ड। तो जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो घर की समस्या है, आवास की समस्या है, उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? जून 25 2015 को, 25 जून 2015 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी इसके बारे में एक स्लाइड और है, हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल्स में चीज़ें देख लेंगे ताकि ये हमारी स्कीम अगर इस कॉन्टेक्स्ट में रही है, करंट अफेयर्स में रही है, तो हमको इसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपसे इसी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंपोनेंट से रिलेटेड, विच वर्टिकल ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड शेयर ऑफ ₹1 लाख पर हाउस अंडर द स्कीम। ठीक है, आपको ये पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्टिकल्स हैं। ठीक है, 4 वर्टिकल्स हैं, अभी हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से वर्टिकल्स हैं। तो आपको ये बताना है कि किस वर्टिकल में 1 लाख रुपए जो है हाउस के आधार पर दिया जाएगा या फिक्स किया गया है स्कीम के अंतर्गत। ठीक है साथियों, तो हम लोग देख लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे। तो पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल के अंदर दिया जाएगा क्या 1 लाख रुपए। सेकेंड ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अंतर्गत दिया जाएगा ये 1 लाख रुपए। थर्ड ऑप्शन है इन साइटू स्लम रीडेवलपमेंट के अंदर दिया जाएगा, या लास्ट ऑप्शन है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके 4 कंपोनेंट है। ठीक है, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इन साइटू स्लम रीडेवलपमेंट और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो ये 4 वर्टिकल्स हैं जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आवास मुहैया कराता है निम्न वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि जो 1 लाख वाली स्कीम है वो किस वर्टिकल में जो है प्रोविजन है, इसका किस वर्टिकल में 1 लाख रुपए तक का जो है मुआवजा या जो है समर्थन किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है इन साइटू स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम के अंदर। ठीक है, इन साइटू स्लम रीडेवलपमेंट के अंतर्गत 1 लाख रुपए जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो दिस प्रधानमंत्री आवास योजना इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू 4 वर्टिकल्स। ठीक है, कौन कौन से अभी हम लोग ने देखा, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इन साइटू स्लम रीडेवलपमेंट एंड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, तो ये 4 वर्टिकल्स हैं जिनके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे असिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन था। तो सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड अ फिक्स्ड शेयर ऑफ 1 लाख रुपी पर हाउस अंडर ISSR इन साइटू स्लम रीडेवलपमेंट और 1.5 लाख पर हाउस अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एंड बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए है और इन दोनों में कितने कितने हैं, 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है,
1.5 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा 1 लाख रुपए इन साइटू स्लम रीडेवलपमेंट की प्रोविजन दी गई है, फिक्स की गई है, और 1.5 लाख पर हाउस अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एंड बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच स्टेट स्पोर्टिंग कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेट की स्पोर्टिंग कम्युनिटी एसोसिएटेड है जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से। ठीक है, तो जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड ये भी पूछ सकते हैं कि किस स्टेट का अवार्ड है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है कर्नाटका, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है केरला। तो इन चारों में से जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड किस स्टेट का है या किस स्टेट की स्पोर्टिंग कम्युनिटी उससे एसोसिएटेड है, आपने ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है केरला। ठीक है, केरला में जो है स्पोर्टिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको ये दिया जाता है जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड। ठीक है, जो भी वहाँ पे अच्छे ओलंपियंस होते हैं, अच्छे एथलीट्स होते हैं, एक एक्सेल एथलीट्स होते हैं, उनको ये जिमी जॉर्ज जो है फाउंडेशन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जो कि बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, इमर्जिंग एज बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ केरला। ठीक है, तो केरला स्टेट का ये अवार्ड है जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड। और इस बार किसको मिला है, तो एम श्रीशंकर साहब को ये इस बार मिला है। ठीक है, एम श्रीशंकर साहब को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, किसको मिला है, एम श्रीशंकर साहब को। और कैसे याद रखेंगे कि जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड किस स्टेट से रिलेटेड है, तो जे के बाद आता है के। ठीक है, JKLM। ठीक है, के से याद रखिएगा केरला। ठीक है, कर्नाटका से कंफ्यूज मत होइएगा या कश्मीर से कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा केरला का ये अवार्ड है। और ये किसको मिला है इस बार, एम श्री शंकर साहब को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, एम श्री शंकर साहब को जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, एम श्री शंकर साहब को क्या मिला है, जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, और ये 35th एडिशन है इस अवार्ड का। ठीक है, जिमी जॉर्ज फाउंडेशन। ठीक है, तो जे के पहले क्या आता है, के, सॉरी जे के बाद क्या आता है, के, तो ये केरला का अवार्ड है। केरला से के से याद रखिएगा केरला, ना कि कर्नाटका। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, इन विच एंटरटेनमेंट फील्ड वॉज एक्टर दिनेश फडनीस रिनाउंड फॉर हिज पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर फ्रेडरिक्स। ठीक है, तो दिनेश फडनीस जो एक एक्टर थे, वो उन्होंने फ्रेडरिक्स का रोल किस में प्ले किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, किस मंच पे ये रोल निभाया गया था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं थिएटर में, सेकेंड ऑप्शन है म्यूज़िक में, थर्ड ऑप्शन है टेलीविज़न में, या फोर्थ ऑप्शन है फिल्म्स में। तो इन चारों में से फ्रेडरिक नामक कैरेक्टर दिनेश फडणवीस साहब ने किस मंच पे या किस स्टेज पे परफॉर्म किया था, आपको ये बताना है। तो साथियों वो टेलीविज़न एक्टर थे, आप सबको पता होगा। ठीक है, ये जो फ्रेडरिक थे ये CID में आते थे, आप इनको जानते होंगे अगर आपने CID देखा होगा। ठीक है, CID के पास हर दिन कोई ना कोई केस रहता था। ठीक है, तो वो दया कुछ तो गड़बड़ है वाले साहब, प्रद्युमन साहब भी थे उसमें। ठीक है, तो उसके जो फ्रेडरिक साहब थे उनकी जो है डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। ठीक है, ही सफर्ड हार्ट अटैक, जिसके बाद से वो जो है एक्सपायर कर गए हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। और दिनेश फडणवीस साहब जो है वो फ्रेडरिक्स का रोल प्ले करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम फ्रेडरिक्स था, इनका असली नाम क्या है, तो दिनेश फडणवीस। ठीक है, दिनेश फडणवीस इनका असली नाम है, याद रखिएगा। दिनेश फडणवीस जो है फ्रेडरिक्स का रोल निभाते थे CID में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको ये बताना है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, उसके बाद कंक्लूजन आया, बीजेपी ने 3 राज्यों में अपना जीत हासिल की है और कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की है, और मिज़ोरम में भी हुआ है। तो आपको ये बताना है मिज़ोरम में कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई है या सरकार बनाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को भी जानिए, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ पे भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए आप लोग कि वहाँ पे कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ के अपने क्या मुद्दे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग और थोड़ा सा अपना जो सोच का दायरा है, जो ज्ञान का दायरा है, बढ़ाते चलिए। ठीक है, तो खैर आपको यहाँ पे ये बताना है चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना किसको अपॉइंट किया गया है, किसको अनाउंस किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है के चंद्रशेखर राव, सेकेंड ऑप्शन है KT रामा राव, थर्ड ऑप्शन है A रेवनाथ रेड्डी,
और लास्ट ऑप्शन है साथियों आपके लिए दयाकर राव। तो इन चारों में से किसको चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना अनाउंस किया गया है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ए रेवांत रेड्डी। ए रेवांत रेड्डी साहब को क्या किया गया, अनाउंस किया गया है कि ही विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ठीक है, इनसे पहले के चंद्रशेखर राव साहब थे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस वहाँ पे जीत हासिल करके इनको जो है मुख्यमंत्री नियुक्त करेगी। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीज़ें तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखेंगे गाने के लिए रेडी है। ठीक है, गाना रेडी है। ठीक है, गाना रेडी है, तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर साहब होंगे वो रेडी होंगे। रेडी मतलब रेवनाथ रेड्डी। ठीक है, रेवांत रेड्डी, सॉरी रेवांत रेड्डी। तो रेडी किस चीज़ के लिए है, गाना गाने के लिए। गाना से याद रखेंगे तेलंगाना। ठीक है, लास्ट में देखिए गाना है लास्ट में, तो गाना कौन गाने के लिए रेडी है। ठीक है, गाना रेडी है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे ये ट्रिक है साथियों। गाना क्या है, गाना रेडी है। ठीक है, गाना से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तेलंगाना। रेडी से कौन है, ए रेवांत रेड्डी। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में, थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। कैपिटल ऑफ तेलंगाना आप जानते हैं हैदराबाद है। गवर्नर कौन है, तमिल साई सुंदरराजन। ठीक है, तमिल नाई सुंदरराजन जो है गवर्नर साहब हैं वहाँ के। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, ये बाई कैमरल है। बाई कैमरल आपको पता है ना, मतलब जहाँ पे दो हाउसेज होते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इनको बाई कैमरलिज्म कहते हैं। अगर वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती तो यूनी कैमरल कहते हैं, यूनी कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो मतलब वहाँ पे बाई मतलब दो हाउसेज होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो अभी इलेक्शंस हुए थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हुए थे। कितनी सीट्स थी वहाँ पे, 119 सीट्स थी। ध्यान दीजिएगा 119 सीट्स पे जो है इलेक्शंस लड़े गए थे। ठीक है, 119 सीट्स पे इलेक्शन लड़े गए थे। ठीक है, और वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीट्स हैं, तो 40 सीट्स हैं। ठीक है, पार्लियामेंट की कितनी सीट्स हैं ये भी देख लेते हैं। तो राज्यसभा से 7 सांसद जाते हैं तेलंगाना से, और लोकसभा से 17 सांसद जाते हैं। 17 MP फ्रॉम लोकसभा एंड 7 MPs फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने देख भी लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है आपके मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए कि चारों स्टेट्स के नाम दे दिए जाए, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और आपके सामने उसमें दे दिया जाए नंबर ऑफ सीट्स। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन कितनी कितनी सीटें कहाँ पे हैं। ठीक है, तो राजस्थान में 200 सीट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी वहाँ पे सीट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ट्रिक पता ही होगी आपको, गाना रेडी है। ठीक है, गाना से क्या था, तेलंगाना, और रेडी से क्या था, ए रेवांत रेड्डी साहब। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज डॉक्टर अक्षताज कृष्णमूर्ति नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन मेकिंग हर द फर्स्ट इंडियन टू अचीव दिस फीट। तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति ने किस फील्ड में अपना नाम जो है स्थापित किया है, और वो ऐसा काम करने वाली पहली इंडियन बनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में जो कि एक इंडियन का ये पहला कारनामा है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है लीडिंग अ मार्स कॉलोनाइजेशन मिशन, सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेटिंग द मार्स रोवर एट नासा, थर्ड ऑप्शन है डिस्कवरिंग अ न्यू सेलेस्टियल बॉडी, और लास्ट ऑप्शन है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इन चारों में से अक्षता कृष्णमूर्ति ने क्या किया है जो कि वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है साथियों, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग द मार्स रोवर एट नासा। ठीक है, तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो है पहली इंडियन बनी है टू ऑपरेट मार्स रोवर। ठीक है, मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली ये पहली इंडियन बनी है। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये फीमेल है तो ये चीज़ और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति जो है बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति जो है पहली इंडियन बनी है जो कि मार्स रोवर को ऑपरेट करेंगी। ठीक है, मार्स रोवर को ऑपरेट करेंगी। ठीक है साथियों, याद रखिएगा कौन करेंगी, कृष्णमूर्ति, अक्षता कृष्णमूर्ति जी करेंगी मार्स रोवर को ऑपरेट। ठीक है, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप ऐसे याद कर लिएगा, कृष्ण जी ऑपरेट करेंगे मार्स रोवर को। ठीक है, कौन मार्स रोवर इतनी बड़ी चीज़ है तो कौन ऑपरेट करेगा, तो कृष्ण जी करेंगे। तो कृष्ण जी से याद रखिएगा कृष्णमूर्ति। ठीक है, कृष्णमूर्ति याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी मशीनरी है ये, मतलब इतना बड़ा मिशन है मार्स रोवर
ठीक है। तो उसको कौन ऑपरेट करेगा, तो याद रखिएगा कृष्ण जी ऑपरेट करेंगे, कन्हैया जी ऑपरेट करेंगे, नहीं कृष्ण जी याद रखिएगा, कन्हैया आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्ण जी जो है मार्स रोवर को ऑपरेट करेंगे, तो कृष्ण से याद रखिएगा कृष्ण मूर्ति मतलब अक्षता कृष्ण मूर्ति जी जो है मार्स रोवर ऑपरेट करने वाली पहली इंडियन बनी है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया हु रिसेंटली एम्बार्क्ड ऑन 3 day स्टेट विजिट टू इंडिया। तो हाल ही में एक 3 दिवसीय दौरे पे आए केनियन प्रेसिडेंट का आपको नाम बताना है, केनिया के राष्ट्रपति का आपको नाम बताना है जो हाल ही में अभी भारत में 3 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उहुरु केनियाटा, सेकेंड ऑप्शन है रेला ओडिंगा, थर्ड ऑप्शन है विलियम समॉय रूटो और फोर्थ ऑप्शन है मुआई किबाकी। ठीक है, ये थोड़े नाम अजीब है क्योंकि वहाँ के नाम है, अब हमारा नाम ये लोग जानेंगे, आप लोग का नाम जानेंगे तो इन लोग को भी ये अजीब लगेगा। तो ये कल्चरल रिलेटिविज्म की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो साथियों आपको यहाँ पे बताना है कि केनिया के जो राष्ट्रपति साहब हैं जो भारत के दौरे पे आए हैं, भारत के यात्रा पे आए हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है विलियम समॉय रूटो। ठीक है, विलियम समॉय रूटो। ठीक है साथियों, विलियम समॉय रूटो। ठीक है, तो केनिया के प्रेसिडेंट हैं विलियम समॉय रूटो, वो आए हैं भारत पे, भारत की विजिट पे 3 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। तो याद रखिएगा केनिया के प्रेसिडेंट है, तो कैसे याद रखेंगे, रुके। ठीक है, रुके। ठीक है, रुके हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जी रुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रुके हैं, याद रखिएगा केनिया के प्रेसिडेंट रुके हैं। ठीक है, केनिया के प्रेसिडेंट रुके हैं, रुके से कैसे याद रखेंगे, आर यू से रूटो, आर यू से रूटो और के ई से केनिया। ठीक है, आर यू से रूटो और के ई से केनिया, तो प्रेसिडेंट रुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रुके हैं, ये आपके लिए ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट रुके हैं, रुके से क्या याद रखेंगे, आर यू से क्या याद रखेंगे, आर यू से रखेंगे रूटो और के ई से याद रखेंगे केनिया। ठीक है, आरू से रूटो और के से केनिया। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, अकॉर्डिंग टू रीसेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज सेफेस्ट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे सेफ कंट्री कौन सी बनी है तीसरी बार लगातार इंडिया में, आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डेंजरस तो हम लोग ने देख लिया था कि दिल्ली है, पर आपको बताना है सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी बनी है और वो तीसरी बार ये मुकाम हासिल किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पुणे, सेकंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता और फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे सेफ इंडियन सिटी कौन सी घोषित की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार। तो साथियों इसका सही आंसर है कोलकाता। ठीक है, जहाँ पे कोई काटा नहीं जाएगा वही सबसे सेफ सिटी होगी। ठीक है, जहाँ पे कोई काटा नहीं जाएगा, काटा से याद रखेंगे कोलकाता। ठीक है, जहाँ पे कोई काटा नहीं जाएगा वही सबसे सेफ सिटी होगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, कोलकाता के बाद सबसे सेफ सिटी कौन बनी है, तो पुणे बनी है, पुणे के बाद बनी है हैदराबाद। ठीक है, पुणे के बाद कौन सी बनी है, KPH, याद रखिएगा। वैसे तो इतना लिस्ट नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी आप याद रखिएगा KPH। ठीक है, KPH सेफ सिटी कौन है, KPH सेफ सिटी है। ठीक है, सेफ सिटी कौन है, KPH है। वैसे अगर आपको लिस्ट पूछे तो ये याद रखिएगा, अगर आपको पूछे कि स्पेसिफिक सिटी ही पूछ ले जैसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे जहाँ पे कोई काटा नहीं जाएगा, ये ट्रिक है आपके लिए, जहाँ पे कोई काटा नहीं जाएगा वही सबसे सेफ सिटी होगी। ठीक है, जहाँ पे कोई काटा नहीं जाएगा, काटा कौन है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता सेफ कहाँ है, जहाँ पे काटा नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, what is the approximate growth in market capitalization of India's stock market in less than 3 years as highlighted by recent milestone of surpassing $4 trillion। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन की ग्रोथ कितनी हुई है इन 3 सालों में, जब भी उसने $4 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है या डेटा है उसको पास कर लिया है। ठीक है, तो आपको बताना है इंडियन स्टॉक मार्केट की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है $500 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $1 ट्रिलियन, थर्ड ऑप्शन है $2 ट्रिलियन और फोर्थ ऑप्शन है $3 ट्रिलियन। तो अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ कितनी हुई है मार्केट कैप में इंडियन स्टॉक मार्केट की, आपको ये बताना है।
तो साथियों इसका सही आंसर है $1 ट्रिलियन, ठीक है, $1 ट्रिलियन। तो अभी आपने देखा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, सरपासिंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ ओवर $4 ट्रिलियन, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो है इंडियन स्टॉक मार्केट की वो अचीव कर ली है अराउंड $4 ट्रिलियन, ठीक है। दिस डेवलपमेंट हाईलाइट्स रैपिड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट, क्लोजिंग द गैप विद स्ट्रगलिंग हांगकॉन्ग, ठीक है। इन लेस देन 3 years द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन इंडिया एक्सचेंजेस हैज सर्ज्ड बाय $1 ट्रिलियन। तो इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज है उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सर्च किया है भाई $1 ट्रिलियन, ठीक है। आपको हमेशा ये पता रहेगा, आप अब तक रट लिए होंगे कि ये $4 ट्रिलियन हो गया है, पर जो थोड़ी सी निटिग्रिटीज़ हैं उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्च कितना किया गया बाय $1 ट्रिलियन, 3 सालों में $1 ट्रिलियन जो है सर्च किया है, ठीक है। और जो इस साल की ग्रोथ है वो कितनी है, 13% ग्रोथ है, ठीक है। इंडियन की स्टॉक बेंचमार्क्स ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई लेवल्स हैव एक्सपीरियंस्ड अ रिमार्केबल 13% इंक्रीज दिस ईयर, ठीक है। तो 30% इंक्रीज किया है इस साल में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच फील्ड डिड शॉन डेविस अचीव रिमार्केबल सक्सेस बिफोर हिज पासिंग एट द एज ऑफ 57। तो शॉन डेविस किस फील्ड में जो है रिमार्केबल सक्सेस अचीव किए थे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मैथमेटिक्स, सेकेंड ऑप्शन है बॉडी बिल्डिंग, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोफिजिक्स और फोर्थ ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस। तो इन चारों में से शॉन डेविस किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, आपको ये बताना है, ठीक है। किस फील्ड में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। बॉडी तो शॉन डेविस ने बॉडी बिल्डिंग में एक मुकाम हासिल किया था और ये मिस्टर यूनिवर्स भी बने थे बॉडी बिल्डर, ठीक है। मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर ये बने थे। तो ध्यान दीजिएगा शॉन डेविस किससे रिलेटेड थे, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड थे, ठीक है। तो शान से ये अपनी बॉडी दिखाते थे, ठीक है। शान से याद रखिएगा, शान डेविस, ठीक है। शॉन का शान कर दीजिए, उनको क्या मतलब और आपको क्या मतलब, ठीक है। आपको खाली एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो याद रखिएगा शान से अपनी बॉडी दिखाते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे, ठीक है। शान से अपनी बॉडी दिखाते थे, बहुत डोले शोले इनके बन जाते थे तो शान से दिखाते थे, ठीक है। तो शान से याद रखिएगा, शॉन डेविस जो थे साहब थे ये बॉडी बिल्डर थे बहुत बड़े, और ये मिस्टर यूनिवर्स भी थे, ठीक है। मिस्टर यूनिवर्स भी थे, ठीक है साथियों। और ये कहाँ से आते हैं, ये इंग्लैंड से आते हैं, ठीक है। ईस्ट इंग्लैंड से ही आते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि शॉन डेविस साहब है वो ईस्ट इंग्लैंड से आते हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी, शान से अपनी बॉडी दिखाते थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ज़ेबा इन हुमा कुरैशीज डेब्यू फैंटेसी फिक्शन नॉवल, ठीक है। तो ज़ेबा कौन सी सेंट्रल कैरेक्टर है हुमा कुरैशी की डेब्यू फैंटेसी फिक्शन नॉवल में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अ फियरलेस जर्नलिस्ट, सेकेंड ऑप्शन है अ रेनाउंड साइंटिस्ट, थर्ड ऑप्शन है एक्सीडेंटल सुपर हीरो और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए अ टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचरर। तो इन चारों में से ज़ीबा कौन है हुमा कुरैशी की जो डेब्यू फैंटास्टिक फिक्शन नॉवल है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है वो एक्सीडेंटल सुपर हीरो है, ठीक है। तो हुमा कुरैशी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो फैंटेसी फिक्शन नॉवल, ठीक है। फैंटेसी फिक्शन नॉवल ज़ेबा किसकी है, तो हुमा कुरैशी की है, याद रखिएगा, ठीक है। ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, जो कि एक सुपर हीरो के बारे में कहानी होगी, ठीक है। तो हुमा कुरैशी ने लॉन्च किया है साथियों ज़ीबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो फैंटेसी फिक्शन नॉवल, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु इज़ अहमद रिसेंटली फीचर्ड इन गूगल डूडल। तो रिसेंटली गूगल डूडल में फीचर होने वाला है अहमद कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है एंशिएंट फिलोसोफर, सेकेंड ऑप्शन है हिस्टोरिक एक्सप्लोरर, थर्ड ऑप्शन है मैजेस्टिक एलिफेंट और फोर्थ ऑप्शन है रिनाउंड आर्टिस्ट, ठीक है। इन चारों में से अहमद कौन है, आपको ये बताना है, जिसको अभी गूगल डूडल ने फीचर किया था। तो साथियों इसका सही आंसर है अ मैजेस्टिक एलिफेंट, ठीक है। अ मैजेस्टिक एलिफेंट है अहमद, ठीक है। ये देखिए ये बने हुए हैं अहमद साहब, इनकी ट्रंक के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रंक है इनकी, जिसकी वजह से इनको जो है गूगल डूडल ने फीचर किया था, ठीक है।
तो ये अहमद है, ये एलिफेंट है, और ये कहाँ पे है, तो ये माउंट मैरसबिट केनिया में है, ठीक है, माउंट मैरसबिट केनिया में है, ठीक है। ये मैजेस्टिक एलिफेंट है जो कि 1919 में बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, अहमद कौन है, अहमद है एलिफेंट, ठीक है, ये अहमद है, ठीक है, ये मैजेस्टिक एलिफेंट है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव इन लॉन्चिंग रिटेल स्टोर्स एट मेजर मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली। तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लोग रिटेल स्टोर्स खोलेंगे मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में। तो आपको बताना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है इनका रिटेल स्टोर्स को खोलने का मेट्रो स्टेशन पे। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग लग्जरी आइटम्स, सेकेंड ऑप्शन है अड्रेसिंग सोरिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स, थर्ड ऑप्शन है सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स ऑन क्लोथिंग। तो इन चारों में से किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए जो है रिटेल स्टोर खोला जाएगा मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है एड्रेसिंग सोरिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स वुड बी एन ऑब्जेक्टिव इन लॉन्चिंग रिटेल स्टोर्स एट मेजर मेट्रो स्टेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव होगा कि जो दाम बढ़ रहे हैं, एसेंशियल फूड आइटम्स के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, चने के दाम बढ़ रहे हैं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उनको जो है सब्सिडाइज रेट पे मेट्रो स्टेशन की इन रिटेल स्टोर्स में दिया जाएगा। और सबसे पहले कहाँ दिया जाएगा, तो सबसे पहले दिया जाएगा राजीव चौक में, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है, सबसे ज़्यादा बिजी स्टेशन है, इसलिए राजीव चौक में सबसे पहले ये मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे ये जो है रिटेल स्टोर खोला जाएगा सरकार का, जहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे एसेंशियल फूड आइटम जो है पब्लिक को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और ये इसका इस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेशन कौन देखेगा, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा राजीव चौक पे खोला जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा रिटेल स्टोर्स का, प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड एसेंशियल फूड आइटम्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड एसेंशियल फूड आइटम्स, ठीक है। तो जो भी ऑनियंस हैं, पल्सेस हैं, आटा है, ये सब जो है चीज़ें मिलेंगी सब्सिडाइज रेट पे इन मेट्रो स्टेशंस के जो है रिटेल स्टोर्स में, ठीक है साथियों। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच मिनिस्ट्री इन इंडिया लॉन्च टूल्स लाइक GIS ऐप, ग्राम मानचित्र एंड M एक्शन सॉफ्ट, ठीक है। तो ग्राम मानचित्र, GIS ऐप और मोबाइल सोल्यूशन M एक्शन सॉफ्ट किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन चारों में से किसने लॉन्च किया है ग्राम मानचित्र और M एक्शन सॉफ्ट, ठीक है साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ग्राम पंचायत को एम्पावर करने के लिए और स्पेशल प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए क्या लॉन्च किया है, ग्राम मानचित्र। मानचित्र मतलब होता है मैप, ठीक है। तो ग्राम का, पूरे गांव का एक मैप होगा जिसके हिसाब से प्लानिंग की जा सकेगी, कौन सी नाली कहाँ बननी है, कौन सा घर कहाँ बनना है, या कौन सा भवन कहाँ बनना है, कौन सी रोड कहाँ तक जानी है, ठीक है। तो पूरी जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा M एक्शन सॉफ्ट के माध्यम से, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है वो बहुत ही इंक्लूसिव रहेगा, बहुत ही ऑप्टिमाइज रहेगा, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं बहुत ही एफिशिएंटली एलोकेट होके मैक्सिमम बेनिफिट प्रदान कर पाएंगी गांव वालों को, या ग्राम सभा को, या गांव में जितने भी लोग हैं उनको, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम मानचित्र और M एक्शन सॉफ्ट किसकी स्कीम है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है, ठीक है। भूल मत जाइएगा या कंफ्यूज मत होइएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, ठीक है। ग्राम मानचित्र ग्राम से क्या रिलेटेड है, तो ग्राम में क्या है, ग्राम में पंचायती राज होता है, ठीक है। गाँव में क्या होता है, पंचायत होती है। तो ग्राम मानचित्र से याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है ये जो GIS टूल है, GIS ऐप है, ये लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। किस लिए, ताकि जो है ऑप्टिमाइज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर्म किया जा सके, ठीक है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके से प्लान किया जा सके, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर रिसेंटली अनवील्ड बाय जापान, ठीक है। तो आपको बताना है लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का नाम, जो कि हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, अनवील किया गया है
जापान द्वारा। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है JT60SX, सेकेंड ऑप्शन है JT60SA, थर्ड ऑप्शन है J Fusion 1 और लास्ट ऑप्शन है फ्यूजन X1000। ठीक है, इन चारों में से क्या नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी JT60SA। ठीक है, JT60SA जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, जापान के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा जे से ही जापान है, जे से ही JT है, तो याद रखिएगा JT60SA जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ठीक है, फ्यूजन है, याद रखिएगा फिजन नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पे खोला गया है, तो JT है, नाम में ही जे है, तो जापान में ये अनवील किया गया है। ठीक है साथियों, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर खोला गया है, क्या नाम है इसका, एक बार फिर से देख लीजिएगा, JT60SA। ठीक है, JT60SA। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच अवार्ड डिड अमेजॉन इंडिया रिसीव ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के दौरान अमेजॉन इंडिया को कौन सा प्राइज़ दिया गया था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ई कॉमर्स, सेकेंड ऑप्शन है नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोर्थ ऑप्शन है प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर इंक्लूसिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो इन चारों में से कौन सा अवार्ड दिया गया है अमेजॉन इंडिया को, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो अमेजॉन इंडिया जो है इन्होंने जीता है नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो अमेजॉन इंडिया रिसीव नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो अमेजॉन इंडिया को क्या मिला है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ को एम्पावर करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, अमेजिंग बात है, याद रखिएगा, एम्पावर करना, डिसेबल्स को एम्पावरमेंट करना, एम्पावर करना बहुत ही अमेजिंग बात है, आप ऐसे याद रखिएगा। तो अमेजॉन इंडिया को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो डिसेबिलिटीज़ को एम्पावर करना बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग बात है, इसलिए अमेजॉन इंडिया को ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है साथियों, नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ट्रिक समझ में आई आपको, एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एम्पावर करना अमेजिंग काम है, अमेजिंग से याद रखेंगे अमेजॉन इंडिया, और एम्पावर करना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कैसे याद रखेंगे, ये तो नेशनल अवार्ड का ही नाम है, तो आप ऐसे आराम से लिंक कर लेंगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों आपको बताना है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे विच वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 दिसंबर 2023। तो हम लोग सॉइल डे कब मनाते हैं, 5 दिसंबर 2023 को। तो आपको ये बताना है कि इस बार की थीम क्या थी वर्ल्ड सॉइल डे की। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट, सेकेंड ऑप्शन है सॉइल एंड वाटर अ रिसोर्स ऑफ लाइफ, थर्ड ऑप्शन है प्रिजर्विंग अर्थ फाउंडेशन और फोर्थ ऑप्शन है ग्लोबल सॉइल अवेयरनेस। तो इन चारों में से वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जो है सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड सॉइल डे एवरी ईयर ऑन 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे, और इस बार की थीम थी सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है साथियों, आराम से याद हो जाएगा, सॉइल एंड वाटर जो है, सॉइल एंड वाटर, ठीक है, मिट्टी और पानी। ठीक है, पानी और मिट्टी आप ऐसे याद रख लीजिए, दोनों ही क्या है, बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। ठीक है, मिट्टी और पानी। ठीक है, पानी जल ही जीवन है, और मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है, सॉइल से आए थे, सॉइल में मिल जाना है, वैसे याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट विमेन मेडिकल ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सक अधिकारी कौन बनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट विमेन मेडिकल ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, सेकेंड ऑप्शन है कैप्टन गीतिका कौल, थर्ड ऑप्शन है कर्नल रक्षा कुमार, और लास्ट ऑप्शन है आपका मेजर नेहा सिंह। इन चारों में से कौन वो पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है जो कि जिनको तैनाती मिली है, जिनको तैनात किया गया है सियाचिन पे। सियाचिन बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, आप जानते होंगे।
ठीक है। तो आपको बताना है विमेन मेडिकल ऑफिसर जो है कौन डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है गीतिका कौल, ठीक है। गीतिका कौल, कैप्टन गीतिका कौल को डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में, और ये पहली मेडिकल ऑफिसर बनी है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होने वाली, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, सिया के गीत गाना है, ठीक है, सिया के गीत गाना है, ठीक है, ठीक है, सिया के गीत गाना है, ठीक है, सिया राम के गीत गाना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। सिया से क्या है, सिया से है सियाचिन, गीत से क्या है गीतिका कौल, ठीक है, कैप्टन गीतिका कौल जो कि मेडिकल ऑफिसर बनी है, डिप्लॉय की गई है सियाचिन में, ठीक है। सिया के गीत गाना है, याद रखिएगा, सिया के गीत गाना है, ठीक है, सिया राम के गीत गाना है, वैसे भी याद रख सकते हैं। सिया से क्या याद रखेंगे, सिया से है सियाचिन, और गीत से याद रखेंगे गीतिका कौल को, जो मेडिकल ऑफिसर बनी है, पहली मेडिकल ऑफिसर बनी है जिनको तैनाती मिली है, डिप्लॉयमेंट मिला है सियाचिन में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस ऑनर टू रणवीर सिंह एट रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो रणवीर सिंह को, आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि रणवीर सिंह साहब को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है, पर आपको ये बताना है कि किसने उन्हें ये ऑनर प्रेजेंट किया है, ठीक है। हु प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस ऑनर टू रणवीर सिंह एट रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शैरन स्टोन, सेकेंड ऑप्शन है मेरिल स्ट्रीप, थर्ड ऑप्शन है लियोनार्डो डी कैप्रियो, और फोर्थ ऑप्शन है ब्रैड पिट। तो इन चारों में से किसने रणवीर सिंह को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रेस्टिजियस ऑनर दिया है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है शैरॉन स्टोन ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है रणवीर सिंह जो है उनको मिला है प्रेस्टिजियस ऑनर फ्रॉम शैरन स्टोन एट रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो रणवीर सिंह को ऑनर किया गया था फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू सिनेमा, ठीक है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह को ये जो है ऑनर किया गया था, अवार्ड दिया गया था। तो आर से ही रेड सी है और आर से ही रणवीर सिंह है, आप ये याद रखिएगा। इनको अवार्ड किसने दिया, जो इनके नाम के आगे आते हैं, तो आर के बाद आता है एस, एस से शैरॉन स्टोन, ठीक है, शैरॉन स्टोन, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेंगे ट्रिक लगा के, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल में किसको अवार्ड मिला है, तो आर से है रेड सी, आर से है रेड, और आर से ही है रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को अवार्ड मिला है। रणवीर सिंह को किसने अवार्ड दिया है, ये तो रणवीर, आर के बाद आता है, आर से है रणवीर सिंह, आर के बाद आता है एस, तो एस से शैरॉन स्टोन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे हम लोग बैंकिंग सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे 4-5 स्लाइड जो आगे होंगी वो सारी बैंकिंग अफेयर से रिलेटेड होंगी, या जो बैंकिंग एग्जाम से पूछने जाने वाली करंट अफेयर्स होंगी। तो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से आप वीडियो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है। खैर ये जो सेगमेंट होगा वो स्पेसिफिकली बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे पहली इन्फॉर्मेशन है, SBI कार्ड जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है भारत बिल पेमेंट से फॉर क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बेहतरीन अचीवमेंट हासिल की है, किस चीज़ के लिए, SBI कार्ड को इंटीग्रेट कर दिया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम में, ठीक है। SBI को क्रेडिट कार्ड कैटेगरी में भारत बिल पेमेंट की इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी क्या है, सभी क्रेडिट कार्ड भारत के हैं, ठीक है, सभी क्रेडिट कार्ड भारत के हैं, ठीक है, सभी क्रेडिट कार्ड भारत के हैं, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि भारत बिल पे की कौन सी कैटेगरी में जो है SBI को इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि SBI को किस कैटेगरी में इंटीग्रेट किया गया है, तो आपको ये ट्रिक पता होगी, सभी क्रेडिट कार्ड भारत के हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि SBI ने किसकी क्रेडिट कार्ड कैटेगरी में इंटीग्रेट किया है, तो आपको याद रहेगा सभी क्रेडिट कार्ड भारत के हैं, तो भारत से भारत बिल पेमेंट, ठीक है, भारत बिल पे, ठीक है। साथियों याद रखिएगा SBI ने सब। और अगर आपसे पूछा जाएगा किसने क्रेडिट कार्ड कैटेगरी ऑफ भारत पे को इंटीग्रेट किया गया है, तो आप याद रखेंगे सभी को इंटीग्रेट कर दिया है, सभी क्रेडिट कार्ड जो है भारत के हैं। सभी से क्या याद रखेंगे, SBI, ठीक है, सभी से क्या याद रखेंगे, SBI, ठीक है। सभी क्या है, सभी क्रेडिट कार्ड भारत के हैं, ठीक है, सभी क्रेडिट कार्ड क्या है, भारत, CC मतलब क्रेडिट कार्ड भारत के हैं, ठीक है। अगर आपसे कहीं से भी तीनों डायमेंशन में से कहीं से भी पूछता है क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से ये बता लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने,
who recently assumed the position of executive director at Insolvency and Bankruptcy Board of India according to recent announcement। तो recent announcement के अनुसार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो पोजीशन है वो किसको मिली है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है नेहा गुप्ता, सेकेंड ऑप्शन है राजेश शर्मा, थर्ड ऑप्शन है स्नेहा कपूर और फोर्थ ऑप्शन है जितेश जॉन। ठीक है, जितेश जॉन फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए। तो इन चारों में से किसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद ग्रहण किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है जितेश जॉन ने। ठीक है, जितेश जॉन ने, जो कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर हैं 2001 बैच के, उनको ये जो है पद मिला है, जो पोजीशन मिली है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे जीबी। ठीक है, जो हम लोग टंग क्लीनर कहते हैं ना, जीबी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा JIBBI। ठीक है, JIBBI, जे से याद रखिएगा जितेश जॉन, जे से देखिए जितेश, और IBBI से ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा जीबी। ठीक है, IBI दिखे आपको तो जीबी याद आना चाहिए। ठीक है, जीबी। ठीक है, जीबी से, जे से क्या है जितेश जॉन, और IBBI से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये भी याद रखिएगा कि कौन सी पोजीशन पे है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन इन्होंने अज्यूम की है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंपनी अचीव द माइलस्टोन ऑफ सरपासिंग ₹6 लाख करोड़ ऑन December 4th। तो 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव करने वाली कंपनी कौन सी बनी है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकेंड ऑप्शन है भारती एयरटेल, थर्ड ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और फोर्थ ऑप्शन है इन्फोसिस। ठीक है, इन चारों में से किस कंपनी ने 6 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो सरपास किया है, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है साथियों भारती एयरटेल। ठीक है, भारती एयरटेल जो है बिकम्स वन ऑफ द लीडिंग बिकम्स 8th कंपनी टू सरपास 6 लाख करोड़ ऑन December 4। ठीक है, और ऊपर कौन सी कंपनी है, तो रिलायंस है, TCS है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इन्फोसिस है और नेक्स्ट भारती एयरटेल है। तो याद रखिएगा भारती एयरटेल जो है 8th कंपनी बनी है, क्या करने वाली, सरपास करने वाली मार्केट कैप 6 लाख करोड़। ठीक है, 6 लाख करोड़ वो ब्रीच करने वाली जो है 8वीं कंपनी बनी है। ठीक है, 8वीं कंपनी कौन सी बनी है, भारती एयरटेल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर डज बजाज ग्रुप रैंक अमंग बिजनेस हाउसेज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीवमेंट। तो बजाज ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार बजाज ग्रुप की रैंक क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बजाज ग्रुप की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ। तो इन चारों में से मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार बजाज ग्रुप की कौन सी रैंक है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है फिफ्थ। ठीक है, तो अभी हाल ही में बजाज ग्रुप जो है 5th कंग्लोमरेट बनी है टू ब्रीच 10 लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ को ब्रीच करने वाली बजाज जो है वो 5th कंपनी बनी है इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्रीच करने वाली कंपनी बनी है, तो बजाज बनी है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, देखिए बजाज में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेटर है, तो इसकी प्लेस क्या हुई, फिफ्थ। ठीक है, प्लेस क्या हुई फिफ्थ, और मार्केट कैपिटलाइजेशन इंटू 2 10। ठीक है, तो 10 लाख करोड़। ठीक है, 10 लाख करोड़ जो है मार्केट कैप हो गई। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए बजाज का क्या, बजाज आप देखिएगा तो पहले लेटर काउंट कर लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 है, तो बजाज की रैंक फिफ्थ है एज पर मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैप के अनुसार जो बजाज की रैंक है वो फिफ्थ है, और वो कितना है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना ब्रीच किया है, तो फिफ्थ 5/2, फिफ्थ रैंक है तो 5/2 कर दिया जाए तो 10 लाख करोड़ जो है इन्होंने ब्रीच करके 5th कंपनी बनी है इंडिया की जिन्होंने 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप ब्रीच की है। ठीक है, इससे पहले किसने कर लिया है, इससे पहले त्रिहा ने कर लिया है। ठीक है, त्रिहा TRIH। ठीक है, त्रिहा, टी से टाटा, आर से रिलायंस, आई से आई से कुछ नहीं है, आई से नहीं है, बस आर छोटा लगा लीजिएगा, एच से HDFC और ए से अदानी। ठीक है, तो त्रिहा याद रखिएगा, आई कुछ नहीं है, बस आप याद रखिएगा TRH है। ठीक है, त्रिहा, टी से
टाटा, आर से रिलायंस, एच से HDFC और ए से अदानी। ठीक है, इन चारों ने पहले ही 10 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो ब्रीच कर लिया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग का ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।